नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। शख्सियत हमारी कोशिश है कि शख्सियत में ऐसे शख्स को हम सामने लेके आएं जो संघर्ष करके और स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ते हैं। आम आदमी में ये कल्पना होती है कि आज जिस पद पर वो बैठे हुए हैं उस पद पर उनको बहुत आसानी से ये पद उपलब्ध हो जाता है। ऐसा नहीं है। हर सफलता के पीछे कड़ा संघर्ष होता है, हर सफलता के पीछे कड़ी मेहनत होती है और मेहनत के साथ साथ लगन होती है। जो जुझारूपन होता है वह सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। हमारी कोशिश हमारे दर्शकों को, देश के दर्शकों को ये बताने की है कि किसी भी सफलता के पीछे संघर्ष होता है और हम इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, आज जिनसे आपको तारुफ कराएंगे वो शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं और अब मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी इन जो सफलताओं को देखते हुए, इस जुझारूपन को देखते हुए डॉक्टर भरत शरण सिंह जी को निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग का चेयरमैन बनाया है। और वो इसमें यहाँ पर भी आकर, जैसा वो क्षेत्र में काम करते थे, शहडोल के रहने वाले हैं आप, शहडोल क्षेत्र में आपने बहुत काम किया है, लंबे समय से अध्यापन का काम किया है और उसके बाद आज यहाँ आकर आपने जो संभाला है इसमें भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि आपकी जो शख्सियत है, एक सामान्य शख्स से शख्सियत बनने का सफर कैसा रहा। हमारी टैगलाइन है सफर जिंदगी का और हम उसी सफर जिंदगी के लिए आपको ले चलते हैं श्री भरत शरण सिंह जी के पास। डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारा कोशिश है कि हमारे दर्शकों को नए जो सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं उनको ये बताने का है कि आप जो कर रहे हैं आज उसके पीछे कड़ी मेहनत है। तो हमारे दर्शकों को आप बताएंगे कि क्या आपने जब स्टार्ट किया था तो वो हमारी एक सफर जिंदगी का आज यहाँ तक कैसे पहुंचा है। धन्यवाद शिशिर जी। जैसे कि आपने कहा शहडोल जिला, तो तत्कालीन शहडोल जिले में एक छोटा सा नगर है, कस्बा है चंदिया। चंदिया से 8 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है। गांव का नाम है सेमड़ारी। वह हमारा मूल और पैतृक गांव है। सेमड़ारी में ही हमारा जन्म हुआ और जिस प्रकार से शासन की सरकारी व्यवस्थाओं के तहत शिक्षा का प्रावधान होता है या रहता है, उसी क्रम में प्राथमिक शिक्षा हमारी गांव में ही हुई। स्कूल नहीं थे उस समय, तो गांव में ही एक निजी मकान में परछी में प्राथमिक विद्यालय लगता था, वहां से हमारी प्राथमिक शिक्षा हुई। उसके बाद 3 किलोमीटर दूर एक और गांव है, थोड़ा सा बड़ा गांव है, पथरहटा। वहाँ 8वीं तक विद्यालय था, सरकारी विद्यालय। तो 5वीं उत्तीर्ण करने के बाद फिर हम माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए पथरहटा चले गए और 8वीं के बाद फिर 9th, 10th, 11th हायर सेकेंडरी स्कूल चंदिया होती थी। तो फिर हम लोग चंदिया चले गए और चंदिया में हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा अपन उत्तीर्ण किए। उस समय यातायात के इतने अच्छे साधन नहीं होते थे। बरसात में कई बार पैदल भी जाना पड़ता था, बाकी समय साइकिल से अपन यात्रा करते थे। और चंदिया से 11वीं उत्तीर्ण करने के बाद फिर शहडोल जिले में BSc फर्स्ट ईयर में एडमिशन प्राप्त हुआ। फिर वहाँ से 76, 77 वहाँ से फिर हमने BSc किया बायोलॉजी से। फिर MSc हमने जूलॉजी से किया 1981 में। और सौभाग्य से अगस्त 82 में उच्च शिक्षा में ही जिस संस्थान में हमने अध्यापन किया, सौभाग्य से उसी शैक्षणिक संस्थान में, उसी महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अगस्त 82 से वहाँ फिर अपन अध्यापन के कार्य में लग गए। तो इस प्रकार से हमारा शिक्षा का सफर रहा और उसके बाद अपना PhD का भी कार्य पूर्ण हुआ और तब से अनवरत शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापन का काम चल रहा है। तो ये डॉक्टर साहब, एक सवाल आता है दर्शकों के सामने और हमारा जो नया बच्चा है, जो चूंकि अब आप वहां से संघर्ष करते रहे और वहां जिस कॉलेज में आप पढ़ाते थे उस कॉलेज से आपको प्रदेश स्तर की जिम्मेदारी मिली है, क्या ये जो जिम्मेदारी है, चूंकि बच्चों का भविष्य 40
लगभग 40 निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है और उनका संचालन, उनके कोर्सेज, उनकी व्यवस्थाएं, ये आपका वहां से शहडोल से भोपाल आने का सफर आपका कैसा रहा, और भोपाल आने के साथ ये जो जिम्मेदारी मिली है इसमें आपके क्या प्लान है? अब देखिए, वो माखनलाल चतुर्वेदी जी की वो कविता ध्यान में आ रही है कि चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, और अंत में आता है कि मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तू फेंक, जिस पथ पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर निकले वीर अनेक। तो वैसे भी कहावत है कि अच्छा काम कर्तव्य समझ करके करना चाहिए, इसलिए नहीं कि कोई देख रहा है, कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, कतई नहीं। अच्छा काम करना, मेहनत करना, संघर्ष करना, छात्रों की चिंता करना, समाज के लोगों की चिंता करना, तो ये समान रूप से मनुष्य का कर्तव्य ही होता है। और अपनी स्पष्ट कल्पना थी कि जैसा सुभाष चंद्र बोस कहते थे, किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके भूमि से नहीं होती, किसी भी राष्ट्र की पहचान नदी तालाबों से नहीं होती, किसी भी राष्ट्र की पहचान पर्वत पहाड़ों से भी नहीं होती। किसी भी राष्ट्र की पहचान होती है तो हमारे मातृशक्ति, वीरांगनाओं के सतीत्व और पुरुषों के पुरुषत्व से। तो देश में लोग किस प्रकार से हैं, स्वाभाविक है यदि अच्छे लोग होंगे तो देश भी अच्छा अपने आप हो जाएगा। उसी दृष्टि से सौभाग्य से मुझे शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अवसर मिला। ठीक है, सरकारी व्यवस्था है कि आप काम करेंगे तो वेतन भी मिलेगा, वो सेकेंडरी मैटर है। यानी भगवान की कृपा से आपको एक ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वास्तव में नेशन बिल्डिंग, यानी आप युवा को एक अच्छा सेप दे सकते हैं। इस संबंध में भी मुझे एक सिचुएशन ध्यान में आती है। एक हेलीकॉप्टर होता है, उसमें 4 लोग सवार होते हैं, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक अधिवक्ता और एक शिक्षक। और ये सिचुएशन है, कल्पना है, उस हेलीकॉप्टर में एक ही पैराशूट रहता है, कोई एक आदमी बचेगा। अब डॉक्टर कहता है कि मेरा बचना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं लोगों का स्वास्थ्य ठीक करता हूं। इंजीनियर कहता है नहीं, मेरा बचना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं नए नए निर्माणों का कार्य करता हूं। अधिवक्ता कहता है कि मेरा बचना ज्यादा जरूरी है क्योंकि मैं लोगों को न्याय और इंसाफ दिलाता हूं। शिक्षक की बात आई तो शिक्षक ने कहा कि नहीं, आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप लोग सब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी तो जवाबदारी है आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाऊं, लिखाऊं, योग्य बनाऊं और वो अच्छा व्यक्तित्व, प्रभावी व्यक्तित्व बनाऊं। तो सबने विश्वास करके यह तय किया कि अरे ठीक है, हम नहीं रहेंगे तो कोई बात नहीं है, कम से कम ये शिक्षक रहेंगे तो ये हम अधिवक्ता भी बना देंगे, इंजीनियर भी बना देंगे, डॉक्टर भी बना देंगे। तो इसलिए शिक्षक का रहना ज्यादा जरूरी है और वो पैराशूट शिक्षक के खाते में आता है और शिक्षक पैराशूट का उपयोग करता है। कहने का तात्पर्य है कि समाज भी आपके ऊपर विश्वास करता है कि आपके ऊपर एक देश निर्माण की एक जवाबदारी है। और वही विषय, यदि इंजीनियर से चूक होगी तो एक पुल गिरेगा, डॉक्टर से चूक होगी तो एक व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ेगा, अधिवक्ता से चूक होगी तो निरपराध को सजा मिल जाएगी, लेकिन शिक्षक से चूक होगी तो देश का भविष्य बिगड़ जाएगा, देश का भविष्य प्रभावित हो जाएगा। तो इसलिए एक सभी शिक्षकों को एक संदेश है कि हम अपने वेतनमान को लेकर के नहीं, बल्कि एक कर्तव्य जो एक नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण का हमारे ऊपर एक सौभाग्य मिला है, तो उसको हम किस प्रकार से अच्छा कर सकते हैं उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा शिक्षक हो, अच्छा शिक्षक को छात्र शिक्षक की नजरें पहचानते हैं, चाहे विद्यार्थी हो, छात्र हो, छात्राएं हो, यानी शिक्षक के मन में क्या विषय है, शिक्षक कैसा सोचता है, कैसा विचार करता है, नजर से छात्र जान जाते हैं। और मुझे बहुत सुखद अनुभव होता है कि जब शहडोल में
हमारे विद्यार्थियों को कोई कष्ट आता है तो मुझे याद करते हैं। और ऐसे विद्यार्थी भी जो एमएससी करने के बाद 5 साल हो गया, निकल गए हैं, शिक्षक हो गए हैं, यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अपने ट्रैफिक पुलिस से कहते हैं कि इसमें भरत सर का नाम निकालो और उनको फोन करो। वो ट्रैफिक वाला फोन करता है कि ये सज्जन है, ये इनका नाम, और ये कहते हैं कि आपको सूचना दे दी जाए कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है। तो ये छात्र का विश्वास है जो आज ही बना हुआ है, जबकि उनकी मिसेज स्वयं प्राध्यापिका हैं, 2 बच्चे हैं, वो मिसेज को नहीं बता रहे हैं लेकिन हमको बता रहे हैं। कई बार विद्यार्थी बीमार होते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अपने पिताजी से कहते हैं कि सर को बुलवा दीजिए, मैं ठीक हो जाऊंगा। कई बार विद्यार्थी हमारे आते हैं, यहाँ पर सिर रखते हैं, यहाँ सिर रखते हैं, कंधे में सिर रखते हैं, यहाँ सिर रखते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि वास्तव में जो एक शिक्षक की सही पूंजी होती है कि विद्यार्थी उसके बारे में क्या सोचता है और शिक्षक विद्यार्थी के बारे में क्या सोचता है, ये हमारी वास्तविक पूंजी है और वह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। ये डॉक्टर साहब, ये सबसे बड़ी जो ताकत आपकी है कि हमारे छात्र हमको याद करते हैं और उसमें बहुत सारे ऐसे संस्मरण भी होते होंगे। कोई एकाध हमारे दर्शकों को संस्मरण ऐसा आप जो आपके साथ शहडोल में हुआ हो, क्योंकि बहुत सारे ये प्रेरणा भी होता है। आपने जो एक बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है कि जो हम वेतन की बात करते हैं, वेतन सेकेंडरी आ जाता है, पहले कर्म की बात करें, क्योंकि भविष्य निर्माता कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर है तो हमारे गुरुजन पे है, शिक्षक पे है। तो आपको कोई ऐसा संस्मरण जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें? अच्छा प्रश्न है कि आपने शिशिर जी, इसमें तो मुझे एपीजे अब्दुल कलाम भी स्मरण आ रहे हैं। और जैसा वो कहते थे कि यदि आपसे कोई गलती नहीं हुई, इसका मतलब है कि आपने कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। यानी आप कुछ नया प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है त्रुटियां होंगी और उन त्रुटियों से भी आपको नई नई प्रकार की शिक्षा प्राप्त होगी। इसमें थॉमस एडिसन का एक उदाहरण आता है। थॉमस एडिसन का नाम चलता है बल्ब का आविष्कार करने में, और बल्ब में जिस धातु का उपयोग होता है टंगस्टन, वो पहली बार में ही उसका उपयोग नहीं कर पाए। उसके पहले वो 22-23 धातु उनके अलॉय का प्रयोग किए, और जब वो थक गए तो लोगों ने कहा, कह रहे आप अनावश्यक परेशान हो। तो थॉमस एडिसन ने कहा कि मैं परेशान नहीं हूं, मैं तो 22-23 निष्कर्ष पर पहुंच चुका। इस निष्कर्ष पर पहुंच चुका कि इसकी यानी इस धातु से बल्ब नहीं बना जा सकता, यह भी तो निष्कर्ष है। और आखिर वह हिम्मत नहीं हारे और अंततः उनको सफलता मिली और बल्ब का आविष्कार प्राप्त उन्होंने किया। और गौतम बुद्ध का उदाहरण आता है। हमेशा वो कहते हैं कि मंजिल की ओर चलते हैं 1000 लेकिन पहुंचते हैं 2-4 इसलिए पहुंच पाए कि वो चलने का क्रम सातत्य से रखा, चलने का क्रम नहीं छोड़ा। और जो पहुंच सकते थे लेकिन उन्होंने अपना धैर्य छोड़ दिया, चलने का क्रम छोड़ दिया, इसलिए लक्ष्य पर वो नहीं पहुंच पाए। कई विद्यार्थी हैं जो हमेशा पीएससी में भाग लेते हैं, बैंकिंग सेक्टर में भाग लेते हैं, यूपीएससी में भी भाग लेते हैं, स्थानीय जो विज्ञापन आते हैं उनमें भी भाग लेते हैं। कई बार वो असफल हो जाते हैं। तो असफल होने का मतलब ये नहीं कि उनमें योग्यता नहीं है, फिर से प्रयास करो, फिर से। ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं। हमारे तो कुछ आईएएस अधिकारी भी हमारे संपर्क में हैं, परिचित हैं। स्वयं एक आईएएस अधिकारी ने कहा कि मैंने 15-20 अटेम्प्ट में मेरे दूसरे थे अन्य क्षेत्रों में, पीएससी है, बैंकिंग है, कारपोरेटर है, और अनेक कुल मिलाकर के मैं 22वां-23वां अटेम्प्ट में आईएएस बन पाया। तो यानी वो प्रयास छोड़ देते तो आईएएस नहीं बन पाते। तो इसलिए धैर्य हमेशा खोना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसमें एक सच्चाई ये भी है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, इसको भी स्वीकार करना चाहिए। आप एकदम से कहें कि नहीं मुझे
इसमें सफलता मिल ही जाएगी। तो ये निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य किस प्रकार से है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने मार्ग किस प्रकार से बनाया है। मार्ग बना लेना ही सब कुछ नहीं है, मार्ग पर चलने के तौर तरीके किस प्रकार से हैं, और वह भी बन गया तो आपने चलना प्रारंभ किया कि नहीं। तो इस प्रकार से लक्ष्य निर्धारित करिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रास्ता निकालिए और उस रास्ता पर चल पड़िए, और चलने के बाद फिर आपको सफलता दिखने लग जाएगी। लता मंगेशकर जी का प्रसंग आता है कि जब उनका 75वां जन्म दिवस मनाया जा रहा था तो कुछ आप जैसे पत्रकार भी थे और उन्होंने प्रश्न किया कि इस आयु में भी आपकी आवाज में इतनी मधुरता है, ये कैसे संभव हुआ। तो लता जी ने उत्तर दिया कि मैं जब से गायन विधा में प्रवेश की हूं तब से आज दिनांक तक एक भी दिन ऐसा खाली नहीं गया जिस दिन मैंने गाने का अभ्यास ना किया हो। तो इस प्रकार से यह भी एक सातत्य से, यदि आपका उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए सातत्य से चलने का क्रम जारी रहता है तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, एक और सवाल की जिस तरीके से सरकार ने आप पे भरोसा किया, निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग एक बहुत महत्वपूर्ण सरकार की परिकल्पना है कि निजी क्षेत्र में, चूंकि शासकीय विश्वविद्यालय तो थे लेकिन लोगों को अवसर मिले, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया कि आपको उस आयोग का चेयरमैन बनाया जाए और लगभग 40 निजी विश्वविद्यालय आपने पूरी तरह से फील्ड मध्य प्रदेश में उतार दिए और वो काम करने लगे। आपकी क्या परिकल्पना है कि आगे ये विश्वविद्यालय, चूंकि हम अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के जब अच्छे विश्वविद्यालयों का नाम आता है तो हिंदुस्तान उसमें पीछे रह जाता है, देश में जब अच्छे विश्वविद्यालयों का नाम आता है तो मध्य प्रदेश उसमें पीछे रह जाता है। तो आप जैसे बुद्धिजीवी अगर इसके संस्थान के चेयरमैन हैं तो क्या परिकल्पना है आपकी भविष्य की? बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ वर्षों से तो यह एक ट्रेंड सा भी चला है और ये एक आवश्यक कदम भी है कि हर क्षेत्र में समाज की भागीदारी हो, जिसको अपन सोशल कम्युनिटी का भी काम कहते हैं। शासकीय व्यवस्था से विद्यालय तो चल ही रहे हैं, अच्छी बात है, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आज के डेट में यदि आंकड़े उठा करके देखिए तो आज भी भारतवर्ष का टोटल जो GER है, ग्रास इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन, आज भी 25-26% है। और आप देखिए अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2035 तक इसको 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। जो इतने वर्षों में अभी हम 25% है, उसको बहुत कम समय में हमको 50% तक ले जाना है। तो स्वाभाविक है इस क्षेत्र में सामाजिक भागीदारी होनी ही चाहिए और इसीलिए आवश्यक है कि शासकीय व्यवस्था के अतिरिक्त निजी व्यवस्थाएं भी हों। और अपने मध्य प्रदेश में वर्तमान समय पर 39 विश्वविद्यालय अस्तित्व में हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि जैसे हमने प्रारंभ में कहा कि अच्छे डॉक्टर भी बने, अच्छे इंजीनियर भी बने, अच्छे वकील भी बने और अच्छे वाणिज्यिक क्षेत्र के लोग भी बने, व्यवसायी भी बने, लेकिन उनके साथ साथ मॉरल वैल्यूज युक्त अच्छे युवा भी बने। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है कि हमको भविष्य में जिस प्रकार से देश को बनाना है उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए ऐसे उस दृष्टि से अच्छे अच्छे युवा भी तैयार हों। तो मॉरल वैल्यूज को भी फोकस करना है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का एक दिव्य स्वप्न है कि मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष की एक वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, तो वास्तव में इसको यदि हम ईमानदारी से इस पर यदि हम काम करें तो मेक इन इंडिया तो क्या, मेक फॉर वर्ल्ड तक भी हम जा सकते हैं। एक प्रश्न, अभी हम 2-3 दिन पहले एक स्थान पर बैठे थे, चर्चा कर रहे थे कि आज भी मध्य प्रदेश में बहुत कुछ किया जा सकता है।
आज देखिए हम भोपाल में बैठे हैं, यदि हमको डेयरी प्रोडक्ट चाहिए तो आणंद गुजरात का चलता है। एग्स इंडस्ट्री की बात करें तो भोपाल में कहिए मध्य प्रदेश में आधे से अधिक एग्स की सप्लाई हैदराबाद से होती है। आपको किसी मंची कार्यक्रम के लिए, मांगलिक कार्यक्रमों के लिए पुष्प आदि चाहिए तो बोले गेंदा बंगाल से आ रहे हैं, रोज गुलाब प्रयाग से आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र में इन बातों की कमी है, तब तो इनको हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है। इसका मतलब वो तो आत्मनिर्भर है। यानी इस ये भी एक क्षेत्र है कि हमारे ये सब ऐसे विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वेटनरी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए, आयोग का भी ही प्रयास होगा कि हम स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से कुछ काम करें कि हमारा मध्य प्रदेश स्वयं इन बातों में आत्मनिर्भर हो जाएगा तो लाखों लोग अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे और उनका रोजगार जनरेट होगा। तो ऐसी भी एक कल्पना है। और जैसा वोकल फॉर लोकल, वही बात है कि यदि ये सब आयात का काम यदि हम इतना दूर से करने के बजाय स्थानीय स्तर पर करने लग जाएंगे तो यही तो लोकल फॉर वोकल है और यही के लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो यह भी एक उद्देश्य है कि आयोग में हम किस प्रकार से इन सब विषयों को लेकर के आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन, स्वास्थ्य, शिक्षा, और हमारी यह भी कल्पना है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय जिस परिक्षेत्र में स्थित है उस परिक्षेत्र में रहने वाले लोगों को भी ये लगे कि ये मेरी संस्था है। ये तब संभव होगा जब विश्वविद्यालय प्रबंधन के लोग समय समय पर सोशल कम्युनिटी के तहत, सामाजिक दायित्वबोध के अंदर तहत उस क्षेत्र में जाएं, लोगों को चौपाल लगाएं और राष्ट्रीय अभियान को नीचे तक ले जाएं, अच्छी अच्छी बातें करें, आत्मनिर्भरता के लिए क्या क्या करने कार्य है उसको बताएं और अपने क्षमता के अनुसार 5 गांव, 6 गांव, 7 गांव प्रत्येक विश्वविद्यालय गोद लें और ऐसे गोद ग्रामों से एक एक दो लोगों को चिन्हित करके अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलवाएं और उनको इस योग तैयार करें कि वो उस क्षेत्र के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। ऐसे वो एक एक दो गांव में ऐसे कार्य स्थिर कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं तो लोग उसको फॉलो करेंगे। ये तभी संभव हो पाएगा कि जो हमारे संस्थान से आउटगोइंग छात्र हैं, जो फाइनल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वापस जाने वाले हैं, तो उनको ये भी समझाइश दें कि वो नौकरी के कतार में नहीं अपने पैरों में खड़े हों। कहते हैं बेटर टू रूल इन द हेल देन सर्व इन द हेवन। यानी स्वर्ग में मजदूरी करने से अच्छा है कि नरक में अपना साम्राज्य स्थापित करो। तो आप किसी कारपोरेटर के नौकरी करने के बजाय, ठीक है करिए, अच्छी बात है, लेकिन अपना स्वयं का कारोबार स्थापित करिए और आप 10-20 लोगों को एंगेज करिए। और इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज शासन ने दिया हुआ है, सब्सिडी दी हुई है। आप एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्रेन्योरशिप का उद्योग स्थापित करें। इसके लिए हमने विश्वविद्यालय प्रबंधन को कहा हुआ है और वर्चुअल मीटिंग के बाद हम के साथ कहते भी हैं कि छात्रों को छोटे छोटे डीपीआर बनाना सिखाइए, ईपीआर बनाना सिखाइए, प्रोजेक्ट बनाना सिखाइए। उनको बताइए कि जिस जिले के रहने वाले हैं उस जिले में एक उद्योग विभाग का कार्यालय होगा, उस उद्योग विभाग के कार्यालय में एक सूची रहती है उस क्षेत्र के परिवेश के हिसाब से, रॉ मटेरियल क्या है, कच्चा माल क्या है, किस काम की खपत ज्यादा है, तो उनसे काउंसलिंग लीजिए और ऐसा डीपीआर बना करके उनको समझाइश दीजिए कि छोटी छोटी इकाइयां स्थानीय स्तर पर प्रारंभ करें और यही वोकल फॉर लोकल होगा। और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों में खड़े होने का प्रयास करेगा तो स्वाभाविक है हमारा मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर होगा।
देश आत्मनिर्भर होगा और मेक इन इंडिया से हम मेक फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे। डॉक्टर साहब, चूंकि मुख्यमंत्री जी ने जब इसकी स्थापना हो रही थी, निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग की परिकल्पना की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि हम ये चाहते हैं कि हम मध्य प्रदेश का छात्र बाहर दूसरे राज्यों में ना जाए, विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए जाता है, चेन्नई जाते हैं, पुणे जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं। ये 39 जो निजी विश्वविद्यालय आप स्थापित कर रहे हैं, इसकी क्वालिटी के लिए आपने क्या प्लान किया है? क्योंकि तभी बच्चा रुकेगा जब बेहतर शिक्षा होगी। नहीं, सही कह रहे हैं आप। हमारे मध्य प्रदेश में जो 39 विश्वविद्यालय हैं, इनमें से तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ विश्वविद्यालय तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी विश्वविद्यालय भी अच्छे से अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए यूजीसी ने एक मानक तैयार किया है कि नैक कराना चाहिए, और उसके लिए एक समय सीमा है कि 5 साल मिनिमम अवधि होनी चाहिए। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 16 या 17 विश्वविद्यालय हैं जो अपने 5-6 वर्ष की अवधि पूर्ण कर ली है। उनमें से 4 विश्वविद्यालय ने नैक करा लिया है और उनको अच्छी ग्रेडिंग भी प्राप्त हुई है, और लगभग 12 विश्वविद्यालय नैक की वेटिंग में हैं। उन्होंने अपना प्रस्ताव वहां सबमिट कर दिया है, और यहाँ तक कि उनकी पीयर टीम भी बन गई थी, लेकिन इस कोविड के कारण वह अभी विजिट नहीं कर पाए हैं। पर हमारा पूरा प्रयास होगा कि ये सभी विश्वविद्यालय यूजीसी के मानक बिंदुओं पर खरे उतरें। और जैसा आपने प्रश्न किया, बात सही है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक समय पूरे मध्य प्रदेश में केवल 720 सीट पीएमटी की होती थी और 720 सीट ही पीईटी की होती थी, और पूरे मध्य प्रदेश में केवल 720 इंजीनियर ही बनते थे। बाकी विद्यार्थी मध्य प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों में जाते थे। अन्य प्रदेशों में एक बहुत बड़ा ये शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रकार से काम पहले से चल रहा था। तो हमारे विद्यार्थी क्यों बाहर जाएं, क्यों अन्य प्रांतों में जाएं, क्यों हमारे प्रदेश में ही उस प्रकार की व्यवस्था क्यों न हो। तो उसी उद्देश्य को लेकर के हमारे मध्य प्रदेश में भी एक निजी प्रबंधन के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रारंभ हुए, और वो सभी बच्चों को जो दूर जाकर के रहना पड़ता वो हमारे मध्य प्रदेश में ही रह करके शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और कुछ विश्वविद्यालय की रेटिंग भी अच्छी है, प्लेसमेंट भी अच्छा है। कुछ विश्वविद्यालयों में हमारे मध्य प्रदेश में ही लगभग 100% का प्लेसमेंट है। कुछ विश्वविद्यालयों का 70 से 80% का प्लेसमेंट है। और जिन विश्वविद्यालयों में अपन ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है तो वो हमारे ध्यान में है, हम उन पर भी ध्यान देंगे, उनको भी अच्छा बनाएंगे। तो कल्पना यही है कि हमारे मध्य प्रदेश के भी विश्वविद्यालय न केवल भारतवर्ष बल्कि विश्व की अच्छी रैंकिंग में आए। लेकिन कुछ विश्वविद्यालय हैं जो मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं जो भारतवर्ष के टॉप 100 में लगभग 5-7 विश्वविद्यालय हमारे हैं जिनकी अच्छी रैंक है। आपकी परिकल्पना और आपकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर शिक्षा अगर मध्य प्रदेश में मिल सकती है तो बाहर बच्चा क्यों जाएगा। एक बहुत बड़ी समस्या उसका भी आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया कि अब प्लेसमेंट होने लगा है, क्योंकि पहले बच्चा यहाँ पढ़ने के बाद उस कॉलेज में, उस यूनिवर्सिटी में, उस संस्थान से प्लेसमेंट नहीं हो पाता था तो वो बाहर भागता था। एक हमारे दर्शक, चूँकि करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे खासकर स्टूडेंट्स को कि मध्य प्रदेश में आने वाला समय स्वर्णिम शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णिम समय है, और इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सके मध्य प्रदेश में ही रह के मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करें और यहीं रोजगार करें। आपने लोकल फॉर वोकल का जो नारा दिया है ये सटीक बैठता है, क्योंकि बाहर जाके हम किसी की मजदूरी करने से अच्छा है कि अपना खुद का प्रयास करें। अभी तक जो देखने में आया है या देखने में आ रहा है, यद्यपि ये परिकल्पना अब चेंज हो रही है। अभी तक का जो ट्रेंड था, यदि हमारा विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद आईआईटी, इंजीनियर या मेडिकल किसी भी क्षेत्र में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद
अब इसको ब्रेन ड्रेन कहें, ब्रेन फ्लो कहें, कि स्वाभाविक है पहली चाहत होती थी एब्रॉड, देश के बाहर जाने की जी। उसके बाद जो बचते थे तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब पाने की जी। उसके बाद जो बचते हैं तो कॉरपोरेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब, बैंकिंग जॉब, और इसके बाद जो बचते तो फिर कहीं ना कहीं कुछ दूसरे क्षेत्र में काम करने का ऐसा प्रयास करते थे। लेकिन अब ये परिकल्पना चेंज हो रही है और हम भी यही सलाह देंगे कि अब ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। उनको भगवान की कृपा से, उनके पूर्वजों के पुण्य प्रताप से, माँ बाप के अथक परिश्रम से अब इस योग हो चुके हैं कि वो जिस क्षेत्र में है उसी क्षेत्र में देखें कि हम किस प्रकार से उस क्षेत्र की आवश्यकता के दृष्टि में ध्यान में रख करके किस प्रकार से हम कोई उत्पाद प्रारंभ कर सकते हैं। वह प्रोडक्ट हर्बल क्षेत्र का हो सकता है, ट्रेवल क्षेत्र का हो सकता है, एग्रीकल्चर क्षेत्र का हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री क्षेत्र का हो सकता है, अभी मेडिसिन क्षेत्र का हो सकता है, वगैरह वगैरह। उदाहरण के लिए तो ये प्रयास करें कि मध्य प्रदेश सरकार, देश की सरकार की MSME योजना का लाभ उठा करके किस प्रकार से अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं। और यदि हम जिस परिधि में है 150 किलोमीटर के दायरे में लोगों को हम जो आवश्यक चीजें उपलब्ध करा पाने में सक्षम होंगे तो हमारी आत्मनिर्भरता वहीं पूरी होती जाएगी। इस संबंध में एक कारपोरेटर, एक मल्टीनेशनल में काम करने वाले इंजीनियर यूथ की शादी होनी थी और उसने शादी के लिए आवेदन दिया। 3 दिन की छुट्टी मिली। उसने पिताजी को बताया कि 3 दिन की छुट्टी मिली है। पिताजी ने कहा कि 3 दिन में कोई शादी होती है क्या? अब वो मल्टीनेशनल कंपनी का कर्मचारी, उनके CEO विदेश में रहने वाले, उन्होंने कहा कि शादी तो 1 घंटे में हो जाती है, 3 दिन तो बहुत है। उन्होंने कहा ये होता होगा उनके देश में, हमारे यहाँ तो शादी है ना 15 दिन। तो ऐसा करो बेटा, तुम इस्तीफा दो और नौकरी छोड़ करके घर आ जाओ। बालक ने इस्तीफा देकर के घर आ गया और घर में उसका शादी विवाह हुआ और इसके सौभाग्य से उसके पास 25-50 एकड़ जमीन थी और वह उस जमीन में वही वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया, मेक इन मध्य प्रदेश के तहत काम प्रारंभ किया। आज वह किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नौकर नहीं है बल्कि अपने कारोबार का मालिक है और उसके द्वारा जो कार्य प्रारंभ किया गया है तो लगभग 100 कर्मचारी काम कर रहे हैं, करोड़ों का टर्नओवर है। बस प्रश्न ये उठता है कि आपकी अच्छी काउंसलिंग हो जाए और किस प्रकार से आप क्या काम प्रारंभ कर सकते हैं। और भारतवर्ष में तो इतनी गुंजाइश है, जो यहाँ की वाइब्रेंट डेमोग्राफी है, पूरी दुनिया चाहती है कि हमारा व्यवसाय भारत में स्थापित हो। क्यों? क्योंकि हमारा देश 135 करोड़ का है। कोई भी देश यहाँ व्यवसाय इसलिए करना चाहता है कि उसके व्यापार में मल्टीप्लिकेशन होने के बहुत चांसेस हैं। तो हम क्यों किसी को अवसर दें? हम क्यों ना हम अपना कारोबार स्वयं स्थापित करें। बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर भरत शरण सिंह जी की एक नई परिकल्पना है कि हम अच्छी शिक्षा तो दें, उस शिक्षा के साथ साथ हम रोजगार भी यहीं, आप खुद उसके मालिक बने और यहीं उसको रोजगार भी मिलेगा। तो जो बाहर भागने की जो परिस्थिति है, एक छोटा सा उदाहरण देके उन्होंने जो मल्टीनेशनल कंपनी की बात कही, बिल्कुल ये मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के भाग्य से, मध्य प्रदेश के स्वर्णिम मध्य प्रदेश की जो परिकल्पना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की, वो उसमें एक बहुत बड़े सहयोगी के रूप में भरत शरण सिंह जी शामिल होंगे। जो आपने बताया जिस तरीके से रोजगार के और शिक्षा के साथ जो उसका अवमूल्यन हो रहा था और अब उसके
अच्छी बेहतर से बेहतर परिकल्पना लेके और निरंतर आपने एक लता मंगेशकर जी का जो उदाहरण दिया, प्रतिदिन सीखने की कोशिश, प्रतिदिन वो रियाज करते हैं, ये बहुत बड़ा बनने के लिए ये एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त करता है हमारा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस दिशा में काम कर रहे हैं, जिस दिशा में आपने प्रयास किया है, शायद मध्य प्रदेश में बैठे जो उच्च स्तर पर बैठे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या दूसरे अन्य लोग हों, उनकी जो परिकल्पना है उस दिशा में निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग आगे बढ़ेगा। आप हमारे दर्शकों को एक संदेश देना चाहें तो आप संदेश दे सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का ये विचार रहता था, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। तो इस प्रकार से आप लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, लेकिन प्रयास ईमानदारी पूर्वक, निष्ठापूर्वक, तन्मयता और तत्परता से होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो आज का यूथ है तो आइकॉन के रूप में, प्रेरणादायी महापुरुष के रूप में स्वामी विवेकानंद जी का अनुसरण करें, एपीजे अब्दुल कलाम का अनुसरण करें और ऐसे जो महापुरुष हुए हैं जो किस प्रकार से अभाव में रहते हुए ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुषों को जब स्मरण करेंगे तो जिस प्रकार से वे मार्ग प्राप्त किए हैं वैसा ही मार्ग इन विद्यार्थियों को भी मिलेगा, और जब ऐसा मार्ग मिल जाएगा तो निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। यही मेरा संदेश है कि हमारा आज का यूथ किस प्रकार से ईमानदारी, निष्ठापूर्वक, मेहनत के साथ काम कर सकता है, करते हुए आगे बढ़े, यही मेरा संदेश है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर भारत शरण सिंह जी, निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग के चेयरमैन हैं, और आपने जो संदेश दिया है, संघर्ष, एक छोटे से गांव से, शहडोल जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर सरकारी स्कूल में पढ़कर और संघर्ष करते हुए आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसमें आज यहाँ तक पहुँचने के कोई अचानक पैराशूट से लैंडिंग नहीं हुई है इस पद पर। आज अगर आप इस पद पर बैठे हैं तो वो कड़ा संघर्ष था, कड़ी मेहनत थी, रियाज थी और ईमानदार कोशिश थी। तो सभी से साधना न्यूज की कोशिश है कि शख्स से शख्सियत, सफर जिंदगी का हम इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई भी मेहनत करता है तो वो बेकार नहीं जाती। हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए निजी विश्वविद्यालय विनिमय आयोग के चेयरमैन डॉक्टर भारत शरण सिंह जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज के लिए डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।